आज पुनः एक बार एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, बायोलॉजी जीव विज्ञान से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे मानव संवहन तंत्र के बारे में, है ना। मानव संवहन तंत्र माने संवहन, परिवहन, है ना, वहन के बारे में। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों का निरंतर आपूर्ति करने वाला जो तंत्र होता है उसे हम संवहन तंत्र, परिवहन तंत्र कहते हैं ना। हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा है इसी वहन तंत्र के माध्यम से हमारे शरीर को पहुंचती है। तो हमारे इस वहन तंत्र में कौन कौन से भाग है, अगर इसको कहिएगा तो हृदय है, रक्त नलिका है और वहन का माध्यम है। वहन के माध्यम में कहिएगा तो रक्त है, खून है, लसिका है, जिसमें मिल करके जो भी प्रोटीन, वसा और हमारे शरीर के लिए उपयोगी तत्व है वो पहुंचते हैं। जिस नली से होकर ये चीज़ें जाते हैं उसे शिरा व धमनी कहते हैं, और जो इसे पंप करता है उसे हम हृदय कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें बहने वाला जो तत्व है वो है क्या, तो रक्त। क्या है, तो रक्त। तो रक्त का अगर हम बात करें तो रक्त में अगर बात करिए, कणीय अवयव होता है और द्रवीय अवयव होता है। कणीय अवयव का मतलब क्या है, रुधिर कणिका। कणीय अवयव का मतलब क्या बोले, रुधिर कणिका, है ना। और द्रवीय अवयव का मतलब हो गया कि प्लाज्मा। ठीक है, ये प्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं, फिर कणीय अवयव के बारे में बात करते हैं। अगर कणीय अवयव के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे ये जो है ना, ये होता है मेरा पीले रंग का एक तरल पदार्थ है जिसमें 90% जल होता है। शेष अवयव जैविक प्लाज्मा, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, अजैविक खनिज तत्व इसमें होते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया द्रवीय अवयव जिसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। अब बात करते हैं मूल जो है इस रक्त में जो होता है। जैसे हम आज तक पढ़ते आए हैं कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त होता है श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, और क्या होता है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। तो लाल रक्त कणिका जिसको हम कहते हैं वो जो एक्चुअल में क्या है ना, तो लाल रक्त कण का मतलब क्या है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है ना लाल रक्त कण, वो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है। ठीक है, ठीक है। श्वेत रक्त कण का क्या काम है, तो श्वेत रक्त कण रोग मुक्त करने में सहायक होता है। हमारे शरीर में कोई अटैक हो गया, कोई बीमारी हो गया, उसके जो जीवाणु है ना, परजीवी है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, तो उससे वो लड़ता है, तो हमारे शरीर को रोग से बचाता है, बीमारी नहीं होने देता है। जिसके शरीर में कम श्वेत रक्त कण है उसको जल्दी बीमारी हो सकता है। और ये प्लेटलेट्स या बिंबाणु क्या करता है, मान लीजिए हमारा हाथ कट गया या पैर कट गया, तो रक्त में जल्दी से जल्दी थक्का बनाता है। अगर थक्का नहीं बनेगा तो हमेशा खून बहते रहेगा, थोड़ा भी कट होने के बाद क्या हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये नुकसान नहीं हो इसके लिए हमारे अंदर में क्या होता है, रक्त प्लेटलेट्स होता है, जो कहीं कट गया तो फट से खून में क्या करता है, जाल बना करके थक्का बना देता है ताकि खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रक्त वहिका, है ना। रक्त वहिका में जो है ना दो चीज़ें हैं, एक है धमनी, एक है शिरा, जिसके माध्यम से रक्त बहता है। तो अब दोनों में क्या होता है, डिफरेंस समझ लेते हैं या फिर दोनों में समझिए अंतर समझ लेते हैं, जो कहिएगा। तो इसको एक एक करके डिटेल से हम समझते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो वो क्या है, कह रहे कि ऑक्सीकृत रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अब बात फुफ्फुस धमनी, कहने का मतलब समझिए, हमारे शरीर में जो हृदय है, दिल है, वो क्या किया है, तो हमारे शरीर में जो साफ शुद्ध रक्त है जिसकी हमारे शरीर की आवश्यकता है, उसे हृदय से लेकर के पूरे शरीर तक फैलाती है। ये काम कौन करती है, तो धमनी करती है। जबकि शिरा का अगर बात करिएगा तो शिरा क्या करती है, पूरे शरीर में जो अनॉक्सीकृत रुधिर है, माने जो अशुद्ध रक्त है जिसे हम पुनः शुद्धिकरण की आवश्यकता है, तो उसे पूरे शरीर से खींच करके लाने का काम कौन करती है, तो ये शिरा करती है। ठीक है, मतलब धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त को ले जाती है पूरे शरीर में, शिरा क्या करती है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को खींच कर लाती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें अपवाद कहिएगा क्या है, तो फुफ्फुस धमनी अपवाद है ना, और फुफ्फुस शिरा इधर अपवाद है। चलिए ठीक है। अच्छा, इधर अगर बात करिएगा तो धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। धमनी की भित्ति अगर बात करिएगा तो मोटी व लचीली होती है। ठीक है,
जबकि सीरा की भित्ति क्या होती है, कम मोटी और लचीली होती है। क्यों ऐसा होता है, सोच के देखिए। क्योंकि जब हृदय धकेलता है ना रक्त को पूरे शरीर में, तो उसमें प्रेशर होता है। तो अगर मोटी नहीं होगा तो सोचिए क्या होगा, फट सकता है ना। जबकि पूरे शरीर से लाने में क्या होता है, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, इसीलिए सीरा क्या होता है, पतली होता है। ठीक है। अगला अंतर का अगर बात करें तो इसमें देखिए वल्व नहीं होते हैं, जबकि इसमें वल्व होते हैं। ठीक है, ये वल्व वाला जो है ना फोटो में देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये सतही नहीं होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। ये मतलब गहराई में होते हैं, हमारे त्वचा के गहराई में, जबकि ये थोड़ा त्वचा के ऊपर ही होता है। त्वचा के ऊपर जो दिखता है वो एक तरह से सीरा वाला होता है। त्वचा के नीचे जो गहराई में होता है जो नलिकाएं, उसे क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इस पार्ट पर अगर ध्यान दें तो देखिए, कहने कि ये फेफड़ा है, मान लीजिए ये फेफड़ा है और ये मेरा हृदय है। ये क्या है, मेरा हृदय है। ठीक है, इस हृदय में क्या होता है, तो ये शरीर है। तो इस शरीर से क्या होता है, अशुद्ध रक्त ऐसे करके यहाँ से आया, इंटर हुआ। ठीक है, और जो शुद्ध रक्त बन गया वो फिर इधर से मेरे शरीर में आया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इसको थोड़ा सा अब हम हटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से क्या होता है, ये जो नीचे वाला है, इस नीचे वाला से ये फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा क्या करता है, तो शुद्ध करता है रक्त को। ठीक है, और फिर शुद्ध करके इसे करके ऐसे करके इसको दे देता है। तो एक बात समझने वाली है, पूरे शरीर से रक्त, हमारे जो हृदय है ना, इस हृदय में कितने पार्ट है, तो अगर ये देखिएगा तो हमारे हृदय में कितने पार्ट है, तो हमारे हृदय में एक ऐसे अगर देख लीजिए और एक ऐसे कर दें तो 4 भाग है। हमारे हृदय में कितने भाग हैं, 4 भाग। एक को बोलते दायां अलिंद, एक को बोलते बायां अलिंद, एक को बोलते दायां निलय, एक को बोलते बायां निलय। ठीक है, अच्छा इसमें पूरे शरीर से जो रक्त आता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, पूरे शरीर से जो रक्त आता है किस में आता है, तो दायां अलिंद में आता है। ठीक है, और पूरे शरीर में जो रक्त जाता है वो किधर से जाता है, तो बायां निलय से जाता है। देख लीजिए ये कोना है। ठीक है, इधर से आ रहा है, इधर से पूरे शरीर में जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब फेफड़ा की बात करते हैं। शुद्ध होने के लिए, इधर से शुद्ध होने के लिए जा रहा है और इधर से फिर शुद्ध होके आ रहा है। तो मतलब दायां निलय से फेफड़ा में जाता है। एक बात समझ लीजिए, निलय से क्या होता है, तो निलय से जो है ना रक्त जाता है। निलय से क्या होता है, रक्त जाता है, जबकि अलिंद में क्या होता है, रक्त आता है। अलिंद में क्या होता है, रक्त आता है। अब याद ये रखना है आपको, अलिंद, कौन अलिंद में शरीर से रक्त आता है, कौन अलिंद में फेफड़ा से रक्त आता है। तो दायां अलिंद में शरीर से रक्त आता है और बायां अलिंद में फेफड़ा से रक्त आता है। दायां नीले से फेफड़ा में जाता है, बायां नीले से पूरे शरीर में जाता है। ये बातें याद रखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो ये बातें उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यहाँ से कहने का मतलब ये है कि देखिए, मानव हृदय क्या है, तो मानव हृदय एक पंप है। मानव हृदय क्या है, मानव हृदय क्या है, एक पंप है ना, पंप है जो सारे शरीर में रुधिर को लाने और ले जाने के लिए पंप करती है। ठीक है, अच्छा अगर यहीं से बात करें अगला वाला पॉइंट, तो अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियां भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना पड़ रहा है, धकेलना पड़ रहा है, तो उसमें ज़्यादा प्रेशर होगा। तो इस प्रकार से हमको अगर एग्जाम में कहेगा तो हमको ये जो ऊपर वाला फोटो है तो ठीक है, ये वाला फोटो हमको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, तो ये वाला फोटो अगर बना करके इस प्रकार के नामकरण कर दीजिएगा तो अच्छा मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ी सी एक दो बात और अगर देखें तो हृदय में उपस्थित वल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में बहने से रोकता है। अब कहिएगा वल्व क्या है ना, तो देख, तो यहाँ पर अगर आप गौर करिएगा तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये चीज़ें दिख रहा है, ये क्या है, खून को इधर से इधर तो आने दे रहा है, लेकिन ऊपर ये नहीं जाने देता है। ठीक है, ऊपर ये नहीं जाने देता है, सिर्फ नीचे आने देता है। तो यही उल्टी दिशा में नहीं बहे, यही वाल्व है ना, इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया लसिका। लसिका क्या है, तो लसिका एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। लसिका में सहायता करता है ना, लसिका वहन में क्या करता है, तो सहायता करता है। लसिका क्या करता है, तो वहन में सहायता करता है। ठीक है, ठीक है,
है। तो पादप में इस तरह की इतनी सारी चीज़ें तो होता नहीं। तो पादप में एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर में बन सकता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो फिक्स ही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन यही सबसे बनता है ना। तो इधर उधर नहीं भागिए, इस चीज़ों को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो हमने क्या बोला कि हम बोला कि पादप में जो परिवहन होता है तो इतना जटिल चीज़ें नहीं होता है, मानव में थोड़ी जटिल है, जबकि पादप में क्या है, थोड़ा सिंपल चीज़ें है। पादप में सिंपल रूप से होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। एक समझिए पूरे पौधा में जो जरूरी चीज़ें है उसे लाता है, दूसरा भोजन जो बन जाता है उसे पहुँचाता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम अगर देखें तो जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल खनिज लवण का वहन करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से जो उत्पाद बना है उसे अन्य भागों तक पहुंचाए। मतलब यहाँ से सिंपल सी बात है, अगर आप देखिएगा तो यहाँ से एक छोटा सा बात है समझ में आ सकता है आपको, वो ये है कि पादप तंत्र का एक अवयव है ना, कहने का मतलब इसमें खनिज लवण है जो कि मिट्टी से जल वगैरह जो लाना है पत्ता तक, भोजन तो पत्ता में बनेगा। तो ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है, कौन सा काम करता है ये, तो ये काम करता है जाइलम। जल वगैरह लाने का काम कौन करता है, तो जाइलम करता है, ठीक है। जबकि जो भोजन बन गया, जो उत्पाद बन गया, उसे लाने का काम कौन करता है, तो उसे करता है फ्लोएम। ये बात याद रखिए, जाइलम क्या करता है, जल को लाता है, नाम से समझिए, जल जाइलम, जल जाइलम, फ्लोएम उत्पाद, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा 1-2 पॉइंट और है, देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों को ऊपरी मुखी गति में सहायक कौन करता है, तो ये जो ऊपर से जल आता है, नीचे से ऊपर की ओर आता है ना, ये जाइलम के द्वारा होता है। पौधे में ताप का नियंत्रण भी क्या होता है, जल के अवशोषण से ही होता है। जल क्या करता है, ताप को भी नियंत्रण करता है उसमें, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई इससे संबंधित, है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिला होगा, है ना। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम में अंतर कई बार पूछ देता है कि जाइलम और फ्लोएम कौन से कार्य करता है, क्या करता है, नहीं करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।